तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है आने वाली 14 जीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है इसके लिए हम लोग 100 टेस्ट का एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 का 50 टेस्ट और पेपर 2 का भी 50 टेस्ट हम लोग कवर करेंगे। इसमें से जो आपका पेपर 1 है इसका ऑलरेडी टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 ये तीनों अपलोड हो चुका है। और टेस्ट 1 जो है वो आपका 4 पार्ट में, फिर आपका जो टेस्ट नंबर 2 जो है वो आपका 4 पार्ट में, और टेस्ट नंबर 3 जो है वो भी आपका 4 पार्ट में अपलोड हो चुका है। इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो जो आपका पेपर 2 का टेस्ट नंबर 1 है ये भी 4 पार्ट में, पेपर 2 का टेस्ट नंबर 2 ये भी आपका 4 पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। इसी कड़ी में अगर हम लोग देखें तो जो आपका पेपर 2 का टेस्ट नंबर 3 है ये आपका पहला पार्ट है आज ये, और इसको भी हम लोग आने वाले 4 पार्ट में इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो है वो आपका टेस्ट नंबर 3, इसका भी टोटल 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस 4 पार्ट में आज इसका ये पहला पार्ट है, ठीक है। और अगर हम लोग इसका सिलेबस देख लिए कि इस टेस्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले हम लोग भाग ए में हम लोग झारखंड का इतिहास देखेंगे और इसमें आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। वहीं भाग बी की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग झारखंड आंदोलन पढ़ेंगे, और जिसमें झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और आपका झारखंड का जो जनजातीय विद्रोह है इससे संबंधित जो है वो व्यक्तियों के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें अगर देखें तो आपका जैसे कि तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा और बुद्धू भगत, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। भाग सी की बात की जाए तो भाग सी में हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति को हम लोग कवर करेंगे, और इसमें जनजातियों का जो युवागिरी है और जो आपका गोत्र है इसको हम लोग कवर करेंगे। भाग डी की बात की जाए तो इसमें हम लोग झारखंड का जो है लोक साहित्य पढ़ेंगे, जिसमें पारंपरिक कला और लोक नृत्य को कवर करेंगे, और इसमें दो, एक है आपका छऊ नृत्य और एक है आपका मुंडारी लोक नृत्य, इसको हम लोग पढ़ेंगे। भाग ई की बात की जाए तो इसमें हम लोग झारखंड का साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग जनजातीय साहित्य में ही पढ़ेंगे, और वो भी आपका हो साहित्य के बारे में। भाग अगर जी की बात की जाए, सॉरी भाग एफ की बात की जाए तो हम लोग झारखंड का प्रमुख शिक्षण संस्थान जो भी है वो देखेंगे, और इसमें हम लोग झारखंड में जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। भाग जी की बात की जाए तो हम लोग झारखंड का जो है वो खेलकूद वाले सेक्शन में फुटबॉल को पढ़ेंगे। भाग एच की बात की जाए तो इसमें हम लोग झारखंड के भूमि संबंधी जो कानून है, तो इस कानून का जो अधिनियम है इसमें हम लोग CNT एक्ट को स्टार्ट किए थे, और जिसमें आपका पहला जो है चैप्टर हम लोग टेस्ट नंबर 2 में ही अब पढ़े थे, और आज हम लोग इसका जो है वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे CNT एक्ट का। भाग आई में हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें झारखंड का भौतिक स्वरूप और उसका उच्चावच के बारे में पढ़ेंगे। भाग जे में देखें तो आपका झारखंड की औद्योगिक नीति पढ़ेंगे, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति और साथ ही साथ अन्य नीतियों वाला जो टॉपिक है इसमें हम लोग झारखंड का औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति जो कि 2021 में आया था इसको हम लोग पढ़ेंगे। भाग के में हम लोग झारखंड में पाए जाने वाले जो उद्योग है इनका नाम और स्थान और औद्योगिक विकास का जो टॉपिक है इसमें हम लोग इंजीनियरिंग उद्योग वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ेंगे। फिर आपका भाग एल जो है तो इसमें हम लोग झारखंड की योजना और उपयोजना इसको इसमें कवर करते हैं, तो इसी में हम लोग आवास और खेल कूद से संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। भाग एम जो कि आपका जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य का टॉपिक है, और इसमें हम लोग झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण वाले टॉपिक को कवर करेंगे। भाग एन जो है वो आपका है पर्यावरण संबंधित तथ्य, जिसमें हम लोग जो है वो मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। और भाग ओ की बात की जाए तो भाग ओ जो है वो है आपका झारखंड का आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन वाले में हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम जो कि 2005 में आया था इसके प्रमुख प्रावधानों की सूची को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। भाग पी जो है वो आपका झारखंड करंट अफेयर्स है, और ये हम लोग करंट अफेयर्स इस जो है वो टेस्ट सीरीज में जो है वो कवर नहीं करेंगे। तो देख लीजिए अगर पेपर 2 में अगर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसमें से आपका जो है 93 क्वेश्चन जो है वो आपके झारखंड GS से पूछे जा रहे हैं, और जबकि जो 7 क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 100 में से 93 क्वेश्चन का जो है वो आपका कवर किया जा रहा है इस टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। और 7 क्वेश्चन के लिए आपको अलग से करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको बतला दी गई है। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग पहला सेक्शन जो कि आपका झारखंड का इतिहास है, और झारखंड के इतिहास में हम लोग अलग अलग जनजातीय शासन व्यवस्था को हम लोग कवर कर रहे हैं, और एक टेस्ट में एक वो जनजातीय शासन व्यवस्था को कवर करेंगे। तो इसी तरह हम लोग इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को यहाँ पे देखेंगे, और आज का हम लोग का सेक्शन क्या है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इसके बारे में बताया जा रहा है कि पढ़ा पंचायत जो शासन व्यवस्था है ये आपका उरांव जनजाति का
ये पारंपरिक शासन व्यवस्था है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो आपका उरांव जनजाति से संबंधित है। और उरांव जनजाति की बात की जाए तो ये आपका मुख्यतः झारखंड और छोटानागपुर क्षेत्र में रहते हैं। और इसकी बात की जाए तो जो विशेष रूप से देखी जाए तो ये रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और इन सभी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसे मुंडा मानकी पंचायत व्यवस्था जैसे ही समानांतर आदिवासी प्रशासन प्रणाली माना जाता है। तो जिस तरह से आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, फिर आपका है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, फिर आपका है मांझी प्रगना शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, इस तरह से देखने के हम लोग को मिलते हैं। अलग अलग जनजातियों का अपना अपना शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। इसका अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो वो कुछ इस प्रकार है। उरांव जनजाति का जो है वो छोटानागपुर में आगमन मुंडाओं के बाद में हुआ था। और उनका पूर्व जो निवास स्थान था वो आपका रोहतासगढ़ यानी कि खास करके जो है वर्तमान में बिहार है, यहीं पे इनका निवास स्थान था। गांव में बसने वाले को जो है वो आपका भुइंयर कहा जाता था, ठीक है ना। पंचायत की अगर हम लोग श्रेणियाँ देखें तो बोला जाता है कि पंचायत व्यवस्था जो है वो आपका 3 स्तरों पे कार्य करती है। पहला है आपका ग्राम स्तर, दूसरा है ग्राम स्तर जो है पहला है आपका ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है वो आपका ग्राम स्तर पे होता है। दूसरा है आपका पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत जो है वो आपका कई सारे गाँवों को मिलाकर होता है। और तीसरा है आपका अंतर पढ़ा पंचायत, और जो आपका अंतर पढ़ा पंचायत है ये आपका कई पढ़ा समूहों का ये संघ होता है। तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, फिर आपका कई गाँवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत होता है, और कई सारे पढ़ा समूहों को भी मिला देते हैं। तो पढ़ा पंचायत को मिला दिए कई सारे, तो आपका अंतर पढ़ा पढ़ा पंचायत हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि जो आपका ग्राम स्तर पे विलेज लेवल पे जो है वो आपका ग्राम स्तर यानी ये इसका 3 स्तर है। यहाँ पे आपका ग्राम स्तर है तो यहाँ पे ग्राम पंचायत है, यहाँ पे आपका पंचायत स्तर पे देखते हैं तो आपका ये पढ़ा पंचायत है, और ऊपर में देखेंगे तो आपका ये अंतर पढ़ा पंचायत हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो आपका ग्राम पंचायत है इसके कुछ पदाधिकारी हैं, कौन कौन है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले इसके पदाधिकारियों की यहाँ पे चर्चा की जाए तो इसमें सबसे पहले जो व्यक्ति का नाम आता है वो है आपका महतो। महतो के बारे में बोला जाता है कि ये जो है महतो ये आपका प्रशासनिक प्रमुख होता है, और इसका जो पद है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है तो वो वंशानुगत है। और ये जो है महतो जो है वो आपका महतो का एक सहयोगी भी होता है, उसका नाम है मांझी। तो मांझी जो है वो आपका महतो का सहयोगी है, और ये पंचायत के आदेश को गांव तक ये पहुंचाने का और उसको लागू करवाने में ये सहायक जो है वो सहायक होता है। एक और वर्ड है आपका पाहन। पाहन की बात की जाए तो ये आपका धार्मिक प्रमुख होता है, और इसका जो चयन है वो आपका हर 3-3 साल में होता है, और ये जो पद है वो आपका वंशानुगत नहीं है। इसके अलावा भंडारी भी है जो कि आपका संदेशवाहक है, और ये पढ़ा राजा के भंडार का प्रभारी भी होता है। एक जो है वो आपका देख लीजिए मांझी भी जो है वो एक तरह से महतो का सहयोगी है, और वो भी पंचायत के आदेश को गांव तक पहुंचाता है और उसको लागू करवाता है। उसी तरह भंडारी भी जो है वो एक तरह से संदेशवाहक भंडारी भी है, और भंडारी जो है वो संदेशवाहक भी है, और पढ़ा राजा का वो भंडार का प्रभारी भी है। वहीं एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोतवार, और कोतवार को ही कहीं कहीं पे गुड़ाईत भी कहा जाता है। और ये जो है वो आपका ग्राम पंचायत का एक तरह से संदेशवाहक होता है, और कानून व्यवस्था में ये सहयोगी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैसेंजर का काम यानी कि संदेशवाहक का काम यहाँ पे 3 तरह से देख रहे हैं हम लोग। एक तो है कोटवार यानी कि गुड़ाईत का काम, एक है आपका मांझे का काम, और एक है आपका भंडारी काम। तीनों लगभग लगभग जो है वो संदेशवाहक और कानून व्यवस्था संदेशवाहक तीनों है लगभग लगभग, ठीक ना। कोटवार जो है वो संदेशवाहक के साथ साथ कानून व्यवस्था में भी ये सहयोगी होता है। भंडारी जो है वो आपका संदेशवाहक के साथ साथ पढ़ा राजा का भंडार जो है वो भंडार का प्रभारी भी होता है, और मांझी जो है वो आपका महतो का सहयोगी भी होता है, और आपका एक तरह से ये भी आपका संदेशवाहक होता है। एक भूमि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं महतोई भूमि, एक होता है पानही भूमि, एक होता है भंडारगिरी भूमि। ये सभी की देखे जाए तो महतोई भूमि जो है वो आपका महतो का है, पानही भूमि जो है वो आपको पाहन को, और भंडारगिरी जो भूमि है वो भंडारी को दी जाने वाली कृषि भूमि होती है। ये सभी क्या है, कृषि भूमि है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि पाहन गांव बनाता है और महतो जो है वो गांव चलाता है। तो एक बहुत बढ़िया कोटेशन है कि पाहन जो है वो आपका क्या बनाता है, गांव बनाता है, और महतो जो है वो आपका क्या करता है, गांव चलाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाहन जो है वो आपका धार्मिक प्रमुख होता है, और इसका जो चयन है वो हर एक 3-3 साल में होता है, और इसका जो पद है वो आपका वंशानुगत नहीं होता है। और महतो जो है वो आपका गांव का यानी कि ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है, और इसका भी पद जो है वो आपका वंशानुगत होता है, और महतो का सहयोगी होता है मांझी, ठीक है। तो ये सभी हो गया आपका ग्राम पंचायत के पदाधिकारी। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 गो जो है वो अधिकारी के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद देख लीजिए पढ़ा पंचायत की संरचना कैसी है। तो
बोला जाता है कि पढ़ा पंचायत 7, 12, 21 या फिर 22 गाँवों को मिलाया जाता है। या तो वो 7 गाँवों का समूह हो, 12 गाँवों का समूह हो, 21 गाँवों का समूह हो, या फिर वो 22 गाँवों का समूह हो। इसके पदाधिकारी की बात की जाए तो जो आपका पढ़ा राजा होता है वही पढ़ा पंचायत का सर्वप्रमुख होता है। यहाँ पे एक दीवान भी होता है जो कि राजा का सहायक होता है, मंत्री होता है जो कि सलाहकार होता है, और पनभरा होता है जो कि बैठक का संयोजन करता है और बैठक में वो जो है वो भोजन व्यवस्था को देखता है। कोटवार की बात की जाए तो ये आपका संदेशवाहक होता है और यही जो है वो दंड लागू करवाता है। आगे देख लीजिए, संबंधित गांवों का जो नाम उस पदाधिकारी के नाम पर, जैसे कि राजा गांव, दीवान गांव, पनेर गांव, कोटवार गांव, फिर प्रजा गांव, ये सभी देखने को मिलता है। तो देखो, संबंधित गांव का जो नाम होगा वो उसके पदाधिकारी के नाम पे होगा। जैसे कि राजा का गांव को हम लोग राजा गांव कहते हैं, जहाँ पे दीवान रहता है वहाँ पे दीवान गांव कहेंगे, जहाँ पे पनेर रहता है वहाँ पे पनेर गांव, जहाँ पे कोटवार रहेगा वहाँ पे कोटवार गांव, और जहाँ पे प्रजा लोग रहती है उसको हम लोग प्रजा गांव कहते हैं। एक आपका दूध भैया गांव भी होता है। इसका अर्थ क्या होता है वो समझ लीजिए। विशेष परिस्थिति में अगर कोई गांव संबंधित पढ़ा से संबंध तोड़े बिना उसको छोड़कर अन्य पढ़ा में शामिल होता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। और दूध भैया गांव के नए पढ़ा में शामिल होने से वह जो है वो अंतर पढ़ा बन जाता है। क्या है देख लीजिए। अभी बताया गया कि जो पढ़ा पंचायत है वो 7 गो गाँव, वो आपका 12 गो गाँव, वो 21 गो गाँव या फिर 22 गो गाँव को मिलकर बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक गाँव जो है वो आपका पढ़ा पंचायत से टूट के अलग हो गया। पहले इसके पास 21 गो आपका गाँव का मिल के ये पढ़ा पंचायत बना था, अब इससे एक टूट गया, एक अलग हो गया और वो जाकर दूसरा में मिल गया, यानी कि 22 गो था, 22 वालों में जाके मिल गया, अब हो गया इसका 23। तो ऐसे में जो टूट गया, जो अलग हो गया, उसे गाँव को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे गाँव को दूध भैया गाँव कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ही केवल हम बताए थे। तो आई होप यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसकी आगे की चर्चा करते हैं। आप देख लीजिए, जो आपका तीसरा स्तर होता है, सबसे ऊंचा स्तर, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर पढ़ा पंचायत। ये इसके बारे में क्या क्या बातें हैं वो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि कई पढ़ा पंचायतों को मिलाकर अंतर पढ़ा पंचायत बनती है और इसके प्रमुख को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ा दीवान कहते हैं। अब विवाद और समाधान प्रक्रिया, छोटे विवाद समस्याएं ग्राम पंचायत के द्वारा हल की जाती है, जैसे कि भूमि, पारिवारिक, धार्मिक, त्यौहार संबंधित सभी। गंभीर मामलों का जो समाधान है वो आपका पढ़ा या फिर अंतर पढ़ा पंचायत स्तर पर होता है। जैसे कि आपका हत्या जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर अधिकतर जो है वो पारिवारिक संपत्ति या फिर सामाजिक विवाद, ये सभी पंचायत स्तर पर सुलझाए जाते हैं। और निर्णय जो है वो आपका सर्वसम्मति से और ना कि मतदान से होता है। तो निर्णय जो है आपका सभी के सर्वसम्मति से होता है, मतदान लेके नहीं। ठीक है ना। तो जो देखो, हत्या जैसा अगर गंभीर अपराध रहेगा वो पढ़ा पंचायत में, सॉरी, अंतर पढ़ा पंचायत में सॉल्व किया जाएगा। वहीं अगर पारिवारिक संपत्ति या फिर सामाजिक विवाद होगा तो उसको जो है वो आपका पढ़ा पंचायत में सॉल्व किया जाएगा। फिर क्या क्या बोले, शुरू सुन लीजिए, समझिए अच्छा से। अगर छोटा मोटा विवाद रहेगा उसको ग्राम पंचायत सॉल्व करेगा, जैसे कि भूमि से, पारिवारिक, धार्मिक, त्यौहार संबंधी ये सभी प्रॉब्लम है तो उसको ग्राम स्तर पे ही जो है वो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। थोड़ा सा उससे बड़ा है, जैसे कि पारिवारिक हो गया, संपत्ति हो गया या फिर सामाजिक विवाद हो गया, तो उसको पढ़ा पंचायत में सॉल्व किया जाएगा। उससे भी बड़ा हो गया, जैसे कि गंभीर अपराधी वाला हो गया, किसी का हत्या जैसे गंभीर अपराध हो गया तो उसको अंतर पढ़ा पंचायत में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा देखते हैं। सामुदायिक या फिर धार्मिक भूमिका क्या है वो देख लीजिए। बोला जाता है कि पंचायत के द्वारा गांव के पर्व त्योहारों की तिथि आयोजन जो है उसका निर्धारण किया जाता है। पाहन जो है वो धार्मिक आयोजन कराता है और मान्यताओं के अनुसार ग्राम देवताओं की पूजा भी यही करता है। अब महत्व का जो पद है वो आपका वंशानुगत होता है, जबकि पाहन का जो चयन है वो आपका हर एक 3 वर्ष में होता है। तो पंचायत के द्वारा गांव के जो भी प्रत्येक जो पर्व त्यौहार है उनका तिथि का और उनके आयोजन का वो निर्धारण जो वो किया जाता है। और धार्मिक आयोजन का जो है, धार्मिक आयोजन जो देखो, धार्मिक आयोजन कौन कराता है तो आपका पाहन कराता है। और मान्यताओं के अनुसार ग्राम देवताओं की भी वो पूजा करता है। और महत्व जो है वो महत्व का पद वंशानुगत होता है, जबकि पाहन का जो पद है वो आपका हर एक 3 साल में चेंजिंग होता है। पाहन का सहायक को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैगा, और जिसे कभी कभी जो है आपका वैद्य भी कहा जा रहा है। ठीक है ना। और आज भी पढ़ा पंचायत कई उरांव बहुल गाँवों में सामाजिक परिवेश और जो है वो अनुशासन का अभिन्न अंग है। हालांकि इसका जो है प्रभाव अब घटता जा रहा है। तो अभी भी ये उरांव जनजातियों में अभी भी ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन अब ये उतने बड़े लेवल पे नहीं मिलता, अब ये लगभग विलुप्त हो गया है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। पहला है आपका ग्राम स्तर, तो ये रहा आपका ग्राम स्तर, ये देख लीजिए, ये रहा आपका ग्राम स्तर। दूसरा है आपका पढ़ा स्तर, तीसरा है आपका अंतर पढ़ा स्तर। ठीक है ना। इसमें से देखिएगा तो आपका जो ग्राम स्तर है इसका जो आपका
हेड है जो प्रशासनिक प्रमुख है वो आपका हो जाएगा महतो। इसका धार्मिक प्रमुख है आपका पाहन, और इसका जो संदेशवाहक है वो आपका भंडारी है। पाहन को बैगा भी कहा जा रहा है, इसका सहायक है। इसके अलावा पढ़ा पंचायत, इसका अगर सर प्रमुख की बात कीजिएगा तो वो है आपका पढ़ा राजा। इसका सहायक होता है दीवान, और इसका जो है वो सलाहकार है एक तरह से मंत्री। और इसका जो है वो बैठक का आयोजन करता है कौन, तो वो करता है पनभरा। और संदेशवाहक है आपका कोटवार। वहीं जो अंतर पढ़ा स्तर पे देखिएगा तो इसका जो हेड है वो आपका हो जाता है पढ़ा दीवान। बस इतने ही पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा ना, तो ये वाला जो है वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसको ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो ये जो आपका एक टॉपिक था पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अगर ये आप पढ़ लिए हैं तो आपका यहाँ से एक जो क्वेश्चन है जीपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, और वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ से हो गया। आप इसी को ही केवल याद रखिएगा, इसके अनुसार आप इसको सॉल्व कर ले जाइएगा। अब देख लीजिए, जनजातीय विद्रोह से संबंधित कुछ कुछ व्यक्तित्व हैं, उनके हम लोग चर्चा करते हैं। जिसमें से हम लोग सबसे पहले जो है वो आपका भगवान तिलका जो है तिलका मांझी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिनका जो है आपका टाइम पीरियड 1750 से लेकर 1785 तक, यानी कि मात्र 35 साल ये जिंदा रहे थे। बोला जाता है कि इनका जो जन्म है वो आपका 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तिलकपुर, जो कि भागलपुर में है, यहाँ पे संथाल जनजाति में इनका जो जन्म हुआ था। तिलका मांझी का उपनाम की बात की जाए तो वो है आपका जावरा या फिर जबरिया पहाड़िया। इसके पिता का नाम है सुंदरा मुर्मू। और विद्रोह का जो नेतृत्व था वो क्या था, अंग्रेजों के विरुद्ध ये पहला संगठित आदिवासी विद्रोह था, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है वो तिलका मांझी का विद्रोह कहते हैं हम लोग, है ना। आगे देख लीजिए, तो अगर इनका जो मुख्य क्षेत्र की बात की जाए तो आपका वनचरीजोर है, जो कि आपका भागलपुर में देखने को मिलता है। इसका संदेश का जो माध्यम क्या था, तो ये सखुआ पत्ते के द्वारा विद्रोह का ये संदेश पहुंचाते थे, सखुआ पत्ते पर लिख कर, ठीक ना, सखुआ पत्ते के द्वारा। प्रमुख घटना की बात की जाए तो ये 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज जो है वो आपका सुप्रिटेंडेंट थे, जिनका नाम था क्लीवलैंड, इनको ये तीर मारकर उनका हत्या कर देते हैं। पकड़ने वाला जो है वो पहाड़िया सरदार जऊरा होता है, जो कि तिलका मांझी को पकड़ा देता है। शहादत दिन यानी कि 13 जनवरी 1785 को इसको बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया जाता है, भागलपुर में ही, ठीक ना। तो ये सभी जो है वो तिलका मांझी के बारे में यहाँ तक हम लोगों को जो है वो देखने को मिलता है। इसकी महत्व की बात की जाए तो आदिवासी संघर्ष का आदि विद्रोही और स्वतंत्रता संग्राम के पहले आदिवासी ये शहीद हुए थे, और भागलपुर विश्वविद्यालय के नामकरण उनके सम्मान में ही किया गया है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय। साहित्य में इनका जो योगदान है, तो महासविता देवी की पुस्तक साला गिरे डाके में जो है वो प्रचारित किया गया है। और वहीं राकेश कुमार सिंह, जो कि हुल पहाड़िया के लेखक है, ये उपन्यास में भी इनको चित्रित किया गया है। अब देख लीजिए नेक्स्ट कैरेक्टर, जिनका नाम है सिद्धू कान्हू चांद भैरव के बारे में। इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि कही जाती है। बोला जाता है कि जो सिद्धू मुर्मू का जो जन्म है वो आपका 1815 ईस्वी में हुआ था, जबकि कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था, और चांद का जन्म 1825 में, और भैरव का जन्म जो है वो आपका 1835 में हुआ था। और ये सभी जो है आपका साहेबगंज जिले के एक प्रखंड आता है जिसका नाम है बरहेट प्रखंड के भोगनादीव गांव में हुआ था, और ये भी आपका संथाल परिवार में ही जन्मे थे। इनके भी पिता का नाम जो है वो आपका चुन्नी मांझी था। और 1855 ईस्वी में अंग्रेजों, साहूकारों और जमींदारों और व्यापारियों के खिलाफ संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो इन्हीं भाइयों ने किया था। 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह की सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति जो है वो आपका चुन लिया गया था। संथाल आंदोलनकारियों को साल की टहनी भेजकर विद्रोह के लिए तैयार रहने को ये कहा गया था, और आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज ने संथाल परगना क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया था, और इन नेताओं को पकड़ने के लिए जो है वो आपका पुरस्कार भी घोषित किया था। युद्ध में चांद और भैरव जो है वो आपका सिद्धू को युद्ध में चांद और भैरव शहीद, सिद्धू और बरहेट और कान्हू को भोगनाडीह में फांसी दे दी गया, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा कि युद्ध में चांद भैरव शहीद हो गए थे, जबकि सिद्धू को बरहेट में और कान्हू को भोगनाडीह में फांसी दे दिया गया था। संथाल विद्रोह में सक्रिय बहन जो कि फूलो झानो थी, जिन्होंने भी कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेजों को मारा था। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार ने फूलो झानो के नाम पर महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी काफ़ी ज़्यादा शुरू की है। 30 जून को झारखंड में हूल दिवस भी मनाया जाता है, और ये जो है वो इस दिन राजकीय अवकाश होता है, जो है उसका स्टेट हॉलीडे रहता है एक तरह से।
महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जाए तो वो है कि संथाल विद्रोह जो है वो आपका सन 1855 ईस्वी में हुआ था और संथाल जनजाति का ये सबसे बड़ा राजनीतिक विद्रोह था। सिद्धू कानू और चांद भैरव आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व थे और आंदोलन का जो नारा था वो आपका करो या मरो और अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो ये था। संघर्ष ने ब्रिटिश शासन की जो है वो पकड़ चुनौती दी थी और फूलो जहानो आदिवासी संस्कृति एवं वीरता का ये प्रतीक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ते हैं तो बताया जा रहा है कि इनका जो जन्म हुआ आपका 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू गांव खूंटी में हुआ था और इनका जो जन्म है आपका वो मुंडा परिवार में हुआ था। जन्म का जो दिन था वो आपका सोमवार था, पर परिवार ने बृहस्पतिवार के आधार पे जो है वो इनका नाम बिरसा रखा था। इसके अलावा देख लीजिए इनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। इनके पिता का नाम जो है वो आपका सुगना मुंडा था जो कि उलीहातू गांव के वो बटाईदार थे। इनकी माता का नाम करमी हातू मुंडा था। इनके बड़े भाई कोंता मुंडा था और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो आपका जर्मन एवेंजेलिकल चर्च संचालित विद्यालय में इनका जो है वो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। इनके गुरु जो है वो आपके आनंद पांडे है जो कि आपका वैष्णव धर्मावलंबी है। छात्र जीवन में ये चाईबासा के भूमि आंदोलन से ये जुड़े थे। जब ये छात्र जीवन में थे उसी टाइम में उसी समय ये चाईबासा के भूमि आंदोलन में जुड़े थे। 18 की उम्र में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से भी ये जुड़ गए थे। वहीं 1895 और 1900 ईस्वी तक अंग्रेजों जमींदारों साहूकारों के विरुद्ध ये व्यापक लड़ाई लड़े थे। 1895 ईस्वी में स्वयं को सिंहबोगा का जो है वो दूत घोषित कर दिया था। उसके बाद बिसाइत पंथ की स्थापना भी किए थे और जिसमें एकेश्वरवाद सिंहबोगा की उपासना और प्रमुख ये सभी प्रमुखता दी गई थी। गांव के सरना स्थल को उपासना का मुख्य स्थान माना गया और अहिंसा का समर्थन किया गया, पशु बलि का विरोध किया गया और मद्यपान का जो है वो त्याग सिखाया गया। जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत धारण करने पर यह बल दिया गया और उलगुलान आंदोलन जो कि 1895 से लेकर 1900 के बीच लड़ा गया था, तो उस समय के नेता इसे मुंडा उलगुलान या फिर बिरसा मुंडा भी इसको कहते हैं। आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है वो आपका डोम्बारी बुरू जो पहाड़ है वहीं पे था। 1895 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्र के आरोप में 2 वर्ष की कैद और 50 रुपये का जुर्माना इनको लगा था। गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था और जगमोहन सिंह के आदमी जो है वो वीर सिंह महली ने सहयोग किया था। मृत्यु जो है वो इनका 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था और ये भी जेल में हुआ था और बोला जाता है कि संभावित जो है वो आपका हैजा या फिर जहर देकर मारा गया था। कुछ बोलते हैं कि हैजा से बीमारी से मर गया था, लेकिन कुछ है बोलते हैं कि इनका हत्या किया गया होगा। बिरसा को झारखंड का सम्मानित वीर सपूत माना जाता है और बिरसा मुंडा दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन झारखंड जो है वो इसी दिन 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का जो है आपका गठन भी किया गया था। बिरसा को धरती आबा यानी कि धरती का पिता के नाम से भी जाना जाता है। वे झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में भी रखा गया है। तो वो झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका जो चित्र है वो संसद यानी कि पार्लियामेंट उसके जो है सेंट्रल कक्ष है, सेंट्रल रूम जो है केंद्रीय कक्ष वहाँ पे भी लगाया गया है। प्रसिद्ध लेखिका महासेविता देवी ने 1975 ईस्वी में ये आपका अरण्येर अधिकार उपन्यास ये लिखा था जिसमें बिरसा के जीवन और संघर्षों को उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपका चित्रित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बुद्धू भगत के बारे में और ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। बोला जाता है कि झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी और कोल विद्रोह के ये नेता थे। इनका जो जन्म है वो आपका 18 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था और वो भी सिल्ली गांव में जो कि रांची के पास ही है वहीं पे हुआ था और इनका जो परिवार है इनका जो जन्म है वो आपका उरांव परिवार में हुआ था। नेतृत्व की बात की जाए तो आपका 1828 से लेकर 1832 ईस्वी के लड़का महाविद्रोह और 1831 और 32 के कोल विद्रोह में ये बहुत ही ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाए थे। बुद्धू भगत जो है वो झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी माने जाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को पकड़ने हेतु 1000 रुपया और ये पहले क्रांतिकारी माने जाते हैं जिनको अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था। जन आंदोलनों को अंग्रेजों ने कोल विद्रोह का नाम दिया, जैसा 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा गया था। तो ये जो आपका जन आंदोलन हुआ था उसको अंग्रेजों ने कोल विद्रोह का नाम दिया था और इसी तरह जैसे कि आपका 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था जिसको सिपाही विद्रोह कहा गया था। इनका मृत्यु जो है वो आपका 14 फरवरी 1832 ईस्वी को हुआ था और कैप्टन इम्पे की सैन्य कार्यवाही में ही इनका जो है वो मृत्यु हो गया था, ये शहीद हो गए थे। इनके साथ जो है इनके भाई और इनका जो बेटा है वो हल्दर और गिरधर ये दोनों
लगभग 150 समर्थकों की इनके साथ जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो इनका बेटा भी, इनका भाई भी, हलधर और गिरधर, ये भी मर गए थे और इनके साथ ही साथ 150 से भी ज़्यादा जो है वो समर्थक मारे गए थे कैंपटन इम्पे की सैनिक कार्यवाही के दौरान। आधुनिक सम्मान की बात की जाए तो 13 अक्टूबर 2021 को भारत डाक विभाग के द्वारा वीर बुधु भगत के सम्मान में विशेष डाक कवर जारी किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो है वो आपका कि बुधु भगत झारखंड के आदिवासी क्रांतिकारियों में इनका जो स्थान है वो प्रथम है और लड़का और कोल विद्रोहों के ये प्रमुख जो है वो नेता रहे हैं और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम का ये नायक भी रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और वो है आपका झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें हम लोग जनजातियों के युवागिरी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनके गोत्रों के बारे में पढ़ेंगे और आपका जो है इसके अलावा जो झारखंड का सामाजिक स्थिति है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग जनजातियों का युवागिरी की बात की जाए, युवागिरी एक तरह से आपका ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पे अलग अलग है। जैसे कि आपका घोटुल की बात की जाए तो घोटुल जो है वो आपका संथाल और गोंड जनजाति में बोला जाता है। धुमकुड़िया जो है वो आपका उराव जनजाति में बोला जाता है। गीती ओड़ा जो है वो आपका मुंडा जनजाति, कोरा जनजाति और असुर जनजाति में बोला जा रहा है। एक है आपका गिटी ओड़ा और एक है आपका गोती आरा। गोती आरा जो है वो आपका हो जनजाति में बोला जाता है। फिर आपका गीती ओ जो है वो आपका खड़िया जनजाति में। कोढ़वा जो है वो आपका सोरैया पहाड़िया में। और गीती ओड़ा और गीती जोरी या फिर गतियोरा ये सभी जो है वो बिरहोर जनजाति में बोला जाता है। तो देखिए, एक है गीती ओड़ा, ये मुंडा जनजाति, कोरा जनजाति और असुर जनजाति में। एक है गोती आरा, ये हो जनजाति में। एक है गीती ओ, ये है खड़िया में। और एक है आपका गीती ओड़ा या फिर इसे बोला जाता है गीती जोरी या फिर इसे बोला जाता है गतियोरा। तो ये है बिरहोर में। तो देखिए, गीतियोरा और ये वाला दोनों कन्फ्यूजन है, थोड़ा थोड़ा इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। यानी कि मुंडा, कोरा और असुर ये तीनों एक ही साथ जाएंगे और बिरहोर जो है वो अलग हो जाएंगे। तो इन लोगों में क्या संबंध है वो देख लीजिएगा। एक जगह है गीती ओड़ा, एक जगह है आपका गीती ओड़ा, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए विभिन्न जो जनजातियां, इनके सभी के जो है वो गोत्र के नाम भी देखते हैं। तो प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र चिन्ह होता है और उसी को जो है वो आपका क्या कहा जाता है, टोटम कहा जाता है। अब देख लीजिए, संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, यहाँ पे गोत्र को किली कहा जा रहा है, जबकि चेरो जनजाति में गोत्र को पारी कहा जा रहा है। और आपका जो कोरा जनजाति, यहाँ पे गोत्र को गुष्टी कहा जा रहा है, जबकि असुर जनजाति गोत्र को पारस कहते हैं। वहीं माल पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया, परहिया जनजाति, सबर जनजाति, इन सभी में किसी भी तरह का गोत्र जो है वो आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका गोत्र वाला टॉपिक और जो आपका क्या बोलते हैं इसको, युवागिरी वाला जो टॉपिक है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें छोटा छोटा जो है डिफरेंस इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये लाइन आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा लोक साहित्य की तरफ चलते हैं। लोक साहित्य में हम लोग छऊ नृत्य और आपका मुंडारी लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छऊ नृत्य के बारे में देखते हैं। छऊ नृत्य क्या है वो देख लीजिए। तो इसके बारे में हम लोग देखिए, तो बोला जा रहा है कि छऊ नृत्य प्रधान ओजपूर्ण नृत्य है और जिसमें पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन हेतु जो है वो पात्र विभिन्न अलग अलग प्रकारों के मुखौटे पहनते हैं। तो छऊ नृत्य में मुखौटा पहन कर डांस किया जाता है और ये पुरुष प्रधान ही है, यानी कि इसमें आपका जो है वो केवल मेल यानी कि केवल जेंट्स ही इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं मुखौटा पहन के। इस नृत्य में कथानक सदैव मौजूद रहता है, जबकि झारखंड के अन्य लोक नृत्यों में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें कथानक भी होता है, यानी कि इसमें कथा भी सुनाया जाता है। और झारखंड का अधिकांश जो नृत्य है उसमें केवल इमोशन भाव को ही दर्शाया जाता है। सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा सर्वप्रथम छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में भी किया गया था, वो 1938 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा? सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा। आगे देखिए, इस नृत्य की दो धाराओं हथियार धारा और आपका कालीभंग धारा में क्रमशः वीर रस और आपका श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। और छऊ नृत्य को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष 1941 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ये लाइन भी आप याद रख लीजिएगा। छऊ नृत्य की कई सारी शैलियाँ भी देखने को मिलती है, वो कौन कौन है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो है आपका सरायकेला शैली। तो बोला जा रहा है कि सरायकेला का छऊ नृत्य उत्कृष्ट परंपराओं पर आधारित है और यह छऊ की सबसे प्राचीन शैली है। और इस नृत्य में मुखौटा का जो प्रयोग किया जाता है और नृत्य के अस्थायी भाव को अभिव्यक्त करता मुखौटा अपने सौंदर्य एवं सौम्यता के लिए विख्यात है। और इसमें ताल और लय का जो है वो अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है।
ठीक है ना, ये भी देखिएगा। इसके अलावा सरायकेला छऊ का जो आधार है वो आपका परिखंडा नामक युद्ध को माना जाता है। किस युद्ध को? परिखंडा नामक युद्ध को माना जाता है, जो तलवार एवं ढाल की परंपरागत खेल है। इसके अलावा खरसावां शैली भी देख लीजिए। बोला जा रहा है कि खरसावां शैली में मुखौटा का प्रयोग जो है वो आपका नहीं किया जाता है, बल्कि कलाकार अपने चेहरे पर तथा शरीर पर जो है वो गाढ़े रंगों का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे खरसावां शैली में मुखौटा नहीं, वहाँ पे चेहरे पे और आपका शरीर के अलग अलग भागों में क्या कहते हैं, गाढ़े गाढ़े रंगों का प्रयोग करते हैं। मानभूम शैली, जो कि पुरुलिया शैली भी कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि सरायकेला शैली छऊ की तरह ही पुरुलिया शैली भी मुखौटा का प्रयोग यहाँ पे भी होता है। और यहाँ का जो है वो यहाँ पर पौराणिक, धार्मिक, वीर रस से प्रभावित कथा वस्तु के कारण मुखौटों का क्षेत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीमित हो जाता है, और इसमें श्रृंगार रस से संबंधित कथा वस्तु और मुखौटे का जो है वो अभाव देखने को मिलता है। एक है आपका मयूरभंज शैली। इसके बारे में बताया जा रहा है कि मयूरभंज छऊ में मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है, और इसमें कलाकार शरीर के विभिन्न अंगों में गाढ़े रंग या फिर पेंट का इस्तेमाल करते हैं, और इस शैली में परिधानों का भी ज़्यादा महत्व नहीं होता है। यह लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और आपका मार्शल आर्ट का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। वहीं हम लोग मयूरभंज शैली में देखते हैं कि मयूरभंज शैली का जो विकास है वो आपका रुक मार नाचा से माना जाता है। किससे? तो रुक मार नाचा से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि हमले एवं रक्षा का नृत्य। ठीक है। इसके अलावा एक और शैली है आपका सिंगुआ शैली। तो बताया जा रहा है कि छऊ नृत्य को झारखंड राज्य के खूंटी जिले में संगरो गांव में भी देखा जाता है, और इस नृत्य में भी कलाकार मुखौटों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपने कलाबाजियों के माध्यम से कला का प्रदर्शन करते हैं, और इस नृत्य का नर्तक अपना संबंध सिंधु घाटी से जोड़ते हैं। बाप रे बाप। तो देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिखिएगा तो उसका संबंध आप ये जो है वो छऊ नृत्य से भी दे सकते हैं। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि सरायकेला और मयूरभंज छऊ नृत्य के प्रारंभ में भैरव वंदना यानी कि शिव की स्तुति की जाती थी, और वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को के द्वारा आपका विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। ठीक ना, तो विरासत यानी कि हेरिटेज डांस में जो है वो छऊ नृत्य को शामिल किया गया था 2010 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छऊ नर्तक कौन कौन है? तो आपके है पहला 1991 ईस्वी में राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह, जो कि 1938 में ही विदेश में सबसे पहली बार छऊ नृत्य पे डांस किए थे। इनके अलावा 1990 में विक्रम कुंभकार को भी पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री। केदारनाथ साहू को 2005 में, श्याम चरण पति को 2006 में, और मंगला प्रसाद मोहंती को 2009 में, और मकर ध्वज दरोगा को 2011 में, और पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 में जो आपका पद्मश्री दिया गया था। उसके अलावा टप्पन कुमार पटनायक को 2018 में, ब्रजेंद्र कुमार पटनायक को 2019 में, शशधर आचार्य साहब को 2020 में, और ये सभी को मिला था। झारखंड में छऊ नृत्य केंद्र देखे तो आपका है सरायकेला यहाँ पे है, सरायकेला हुआ केंद्र यहाँ पे सरायकेला में ये है, और ये आपका 1960 में खोला गया था। नटराज कला केंद्र जो कि चोगा में है, जो कि आपका इचागढ़ 2004 में खोला गया था। मानभूम छऊ केंद्र जो कि आपका सिल्ली में है, और आपका ये 2011 में खोला गया था। तो सरायकेला हुआ केंद्र सरायकेला में 1960 में खोला गया था। तो झारखंड में जो आपका छऊ नृत्य केंद्र कहाँ कहाँ पे है वो भी आपको पता चल गया है। ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो ये आपका समझ में आ गया है। तो छऊ नृत्य हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मुंडारी लोक नृत्य की चर्चा करते हैं कि मुंडारी लोक नृत्य क्या है क्या नहीं है। सो तो मुंडारी लोक नृत्य में हम लोग कौन कौन नृत्य पढ़ेंगे? तो पहला आपका जदू नृत्य, फिर आपका जप्पी नृत्य, फिर आपका खेमटा नृत्य, फिर आपका जरगा और जरगा नृत्य। इसके अलावा है आपका गेना नृत्य, फिर आपका चिटिद नृत्य, करम नृत्य है, फिर आपका बुरु नृत्य है, फिर आपका राचा नृत्य, फिर आपका जतरा नृत्य। उसके बाद आपका फग्गू खद्दी नृत्य है, फिर आपका डोगोंग जदूरा नृत्य है, धुड़िया नृत्य है, देशवारी नृत्य है, और आपका जेठवारी नृत्य है। तो इस तरह से देखिएगा तो 15, और इधर एक और है आपका डमकच नृत्य। तो आपका टोटल 16 गो केवल जो वो आपका नृत्य देखने को मिलता है, अलग अलग डांसेस 16 गो नृत्य आपको देखने को मिलता है मुंडारी लोक नृत्य के अंतर्गत। जदू नृत्य की बात की जाए तो बोला जाता है कि महिला प्रधान नृत्य है, और जो खासतौर पर सरहुल पर्व के अवसर पर ही किया जाता है। और यहाँ पे जो है वो आपका नर्तक और नर्तिकियाँ जो है वो आपका लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, और ये सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं, और इस नृत्य के द्वारा प्रकृति और वर्षा की आह्वान जो है वो आपका किया जाता है।
एक है आपका जापी नृत्य, बोला जाता है कि यह आपका मध्यम गति का नृत्य है जिसे शिकार से विजयी होकर लौटने वाले योद्धा करते थे और यह विजयी और उत्साह का प्रतीक है। खेमटा नृत्य, ये आपका सामूहिक आराधना का नृत्य है और इसमें पुरुष जो है आपका पीला रंग का गमछा पहनते हैं और इसे विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में प्रस्तुत किया जाता था। चौथा है आपका जरगा और जरगा नृत्य, बोला जाता है कि जरगा नृत्य माघे त्यौहार से संबंधित है और ये भी आपका मध्यम गति का नृत्य है। और जो आपका और जरगा है ये आपका तीव्र गति वाली शैली है और दोनों पारंपरिक त्यौहार और आपका सामाजिक समारोह का ये हिस्सा है। गेना नृत्य की बात की जाए तो बोला जाता है कि विजय उत्सव को दर्शाने वाला ये नृत्य है जिसमें महिलाएं वृत्ताकार कतारों में जो है वो गोल गोल नृत्य करती है। चिटिड नृत्य की बात की जाए तो वो है आपका उपासना का धीमी गति का नृत्य है और विशेषकर ये करम जरगा के अखाड़े में किया जाता है और इस नृत्य के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक सम्मिलन जो है वो होता है। कर्म नृत्य, ये नृत्य जो है आपका पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा मिलकर कर्मा पर्व के दौरान गोलार्ध में खड़े होकर पारंपरिक गीत जो कि आपका लहूसा गीत है, इसी लहूसा गीत के साथ किया जाता है और इसमें दो स्वरूप होते हैं, खेमटा और भिनसुरी। या झुककर नृत्य किया जाता है जो कि परंपराओं से जुड़ा हुआ है, तो इसको खेमटा और भिनसुरी को याद रखिएगा। बुरु नृत्य की बात की जाए तो माघे और गेना नृत्य का ये मिश्रण है जिसमें दोनों नृत्य शैलियों के तत्व सम्मिलित होते हैं। जो है आपका राचा नृत्य, बोला जाता है कि ये मंडप पर्व के दौरान जागरण के समय किया जाने वाला नृत्य है जो कि खूंटी क्षेत्र में विशेषकर लोकप्रिय है। जत्रा नृत्य, ये मेलों और उत्सवों के अवसर पर आयोजित एक अवसर प्रधान नृत्य है जिसमें करम, जरगा, जदुर और चिट्टिड नृत्य के एक साथ जो है वो प्रस्तुत होते हैं। फग्गू खद्दी नृत्य, ये सरहुल के तैयारियों के दौरान फागुन मास में किया जाने वाला एक नृत्य है जिसमें फग्गू, खद्दी, डोल, टुंटा जैसे राग गाए जाते हैं। डोडोंग, जिसको हम लोग जदुरा नृत्य भी कहते हैं, ये उरांव जनजाति का जो है वो जदुरा नृत्य है। इसमें मांदर का विशेष महत्व होता है और इस नृत्य में नर्तक अकेले और सामूहिक दोनों रूप से भाग ले सकते हैं। फिर आपका देखिए धुड़िया नृत्य, तो बोला जाता है कि बीज बोने के बाद खेतों में धूल उड़ाते समय किया जाने वाला ये धीमी गति का लोक गीत है और इसमें बाएं हाथ कंधे पर और दाहिना हाथ झूलता रहता है। देशवारी नृत्य की बात की जाए तो बोला जाता है कि महिलाओं के द्वारा अंगुलियां फंसाकर पुरुष किया जाता है ये नृत्य और पुरुष भी इसमें सम्मिलित होते हैं और इस नृत्य की पद संचलन की जो है वो अपनी कला देखने को मिलती है। जेठवारी नृत्य, तो ये आपका सरहुल के मौसम में किया जाने वाला नृत्य है जो कि देशवारी के समान जुड़ाव समारोह ये होता है। एक आपका लास्ट है डमकच नृत्य, तो बोला जाता है कि ये स्त्री प्रधान नृत्य है और इस नृत्य में महिलाएं डमरू के आकार के केश विन्यास के साथ आपका प्रदर्शन करती हुई ये डांस करती है और झारखंड में मुंडा समुदाय में यह अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है और ये कई रूपों में होता है जो कि जैसे आपका एक हरिया डमकच, डोहरी डमकच इत्यादि। तो ये डमकच नृत्य के बारे में जो है वो आपका जानकारी देखने को मिलता है। अब हम लोग ये आपका जो नृत्य वाला जो सेक्शन है ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं और हम लोग इसके बाद जो है वो आपका पढ़ते हैं कि झारखंड में जो है आपका शिक्षा संस्थान देखते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा ये सारा फैक्चुअल जाता है ना, फैक्चुअल डाटा है ना, इसलिए इसमें हम लोग टाइम नहीं लगा रहे। इसमें फैक्ट को रटिए, क्या इसको पढ़िए और आगे बढ़िए, इसमें रुकने वाला कुछ है ही नहीं। इसको पढ़िए आगे बढ़िए, पढ़िए आगे बढ़िए, बस रटना ही है। तो हम लोग अब एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है आपका प्रमुख शिक्षण संस्थान। और झारखंड में प्रमुख शिक्षण संस्थान देखेंगे जिसमें हम लोग झारखंड में जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, ये देखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए रांची विश्वविद्यालय की बात करें जो कि रांची में है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था और तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालय जो कि मुजफ्फरपुर में है, यहाँ से इसको अलग किया गया था। यह झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है और रांची विश्वविद्यालय को विभाजित करके 1992 ईस्वी में इसको विनोबा भावे विश्वविद्यालय बना और उसके बाद हजारीबाग में है और 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय और जो कि मेदिनीनगर में है और 2009 में ही कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा तथा 2019 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची का गठन किया गया है, ठीक ना।
तो ये बताया गया है कि रांची विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो आपका 1960 ईस्वी में किया गया था, और ये झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी है, पहला विश्वविद्यालय है, 1960 में बना था। उसके बाद रांची विश्वविद्यालय को विभाजित किया गया, इसको तोड़ा गया, और इसको तोड़ के 1992 ईस्वी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में बनाया गया। वहीं 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर में बनाया गया, और वहीं 2009 में ही कोल्हान यूनिवर्सिटी बनाया गया था चाईबासा में, और 2019 में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बनाया गया था रांची में। वर्तमान समय में इस विश्वविद्यालय में 23 गो स्नातकोत्तर विभाग है, 15 गो अंगीभूत कॉलेज है, और आपका 49 गो मान्यता प्राप्त यहाँ से संस्थान है। क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो आपका 5 जिला है, जैसे कि रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। अब आप क्या कीजिएगा कि जो रांची यूनिवर्सिटी है इसका जो है, देखिए हर एक यूनिवर्सिटी का चांसलर आपके कौन होंगे, तो वो आपके होंगे ये राज्यपाल जी, ठीक ना, कौन होंगे, राज्यपाल जी होंगे। और जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय इसके चांसलर कौन होंगे, तो राष्ट्रपति जी होंगे। और सभी के जो वाइस चांसलर है वो आप पढ़ लीजिएगा कौन है, सो ठीक है ना, देख लीजिएगा। तो रांची विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कौन है, ये आप एग्जाम से पहले देखिएगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसका स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था, और ये रांची विश्वविद्यालय से विभाजित करके इसका स्थापना किया गया था। और इस विश्वविद्यालय में हजारीबाग सहित कोडरमा, चतरा और गिरिडीह जिले के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान शामिल है। यह विश्वविद्यालय एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी का भी ये सदस्य है। इसके अलावा आयुर्वेदिक और आपका होम्योपैथिक विषय में इस विद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राज्य क्षेत्र में विस्तारित है। तो यहाँ पे होम्योपैथी और आपका ये आयुर्वेद विषय में भी यहाँ पे देखने को मिलता है पढ़ाई। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की बात किया जो कि आपका दुमका में है, इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था, और वो भी तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से ये अलग होकर। और इस विश्वविद्यालय में संथाल परगना के प्रमंडल के जितने भी महाविद्यालय हैं और शिक्षण संस्थान है वो सभी इसमें शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात की जा रही है, और बोला जा रहा है कि कोल्हान यूनिवर्सिटी की स्थापना जो आपका 2009 में किया गया था, और वो भी रांची विश्वविद्यालय से अलग करके। और इस विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो आपका चाईबासा में रखा गया है। और इस विश्वविद्यालय में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और जो है वो इन सभी के महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान इसमें शामिल है। आगे देख लीजिए, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो कि आपका मेदिनीनगर में, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, और वो भी रांची विश्वविद्यालय से विभाजित करके। और इस विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो आपका मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका वो है आपका विनोद बिहारी महतो कोलियांचल विश्वविद्यालय जो कि धनबाद में है। इसका स्थापना 2017 में किया गया था, और इसका क्षेत्राधिकार बोकारो और धनबाद वाले रीजन में है, मतलब कि इस जिले में है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, आपका वो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो कि रांची में ही है। इसका स्थापना क्या है, तो देख लीजिए, रांची उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि RUSA रूसा कार्यक्रम के तहत 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस संस्थान की शुरुआत इस संस्थान की जो शुरुआत है वो 1839 ईस्वी में JR आउस्ले के द्वारा गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल के रूप में किया गया था, जिसको 1926 ईस्वी में रांची कॉलेज के नाम से जाना जाता है। बाद में रांची कॉलेज को ही जो है वो आपका श्यामा प्रसाद रांची जो है मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया था। तो रांची महाविद्यालय को ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहते हैं। देख लो, एक है आपका रांची यूनिवर्सिटी अलग है जो कि 1960 में बना, एक है आपका रांची कॉलेज। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था ना कि रूसा कार्यक्रम के तहत 2017 में, अच्छा इसको हटाइए, इसको बाद में देखिएगा। सबसे पहले देख लीजिए कि 1839 ईस्वी में JR आउस्ले साहब के द्वारा गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल के रूप में इसका स्थापना किया गया था। तो इंग्लिश स्कूल खोला गया था 1839 में डॉक्टर JR आउस्ले के द्वारा। बाद में उसी का नाम बदल के रांची कॉलेज कर दिया 1926 में। फिर बाद में 1926 में इसको रांची कॉलेज कर दिया। बाद में उसी को रूसा कार्यक्रम के तहत 2017 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्लियर, आगे देख लीजिए। अब हम लोग हिंदी विद्यापीठ जो कि देवघर में इसको पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि यह देवघर में 1929 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और यह साहित्य और भाषा से संबंधित संस्थान है, और इसे भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया गया है। परंतु झारखंड सरकार ने 2015 में इसकी मान्यता जो है वो आपका रद्द कर दी, ठीक है, यानी कि अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं रहा। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि आपका बॉम्बे रांची में है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। ये बोला जाता है कि ये झारखंड में केंद्रीय स्तर का एकमात्र विद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एकमात्र है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के द्वारा विलुप्त प्राय जो है वो जनजातीय भाषा जैसे कि बिरहोरी, असुरी, तुरी, बिरजिया व मालतो के संरक्षण के लिए यहाँ पे शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा देख लीजिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, ये भी रांची में है।
इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन है वो आपका 26 अप्रैल 2010 को किया गया था। और इसका जो है वो उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो है वो, जिनका नाम था न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, इनके द्वारा किया गया था। इनके कुलाधिपति जो है वो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यही रहे थे। ठीक ना। ये आपका झारखंड विधि अध्ययन और अनुसंधान संस्थान है। तो इनके जो है वो आपके चांसलर साहब कौन है, तो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। अभी जो है वो इनके अभी अब देखिए, जब जो आपको हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस बनेंगे वही इसके क्या हो जाएंगे, चांसलर यानी कि कुलाधिपति हो जाएंगे। इसके अलावा देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है आपका झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो कि रांची में है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 2016 को की गई थी, जबकि इसका जो शिलान्यास है वो आपका 23 जनवरी 2016 को देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब के द्वारा किया गया था, रांची झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का। और बोला जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर ही इसका जो है वो क्या किया गया था, शिलान्यास किया गया था। और सुभाष चंद्र जयंती का जो है 23 जनवरी, इसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यह विश्वविद्यालय वो आपका पुलिस विज्ञान, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करता है। तो ये जो आपका झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, ये आपका पुलिस विज्ञान में और इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में सर्टिफिकेट देता है, डिप्लोमा देता है और आपका डिग्री पाठ्यक्रम, डिग्री सिलेबस वगैरह ये सभी संचालित करता है। यह इस प्रकार का झारखंड का पहला तथा देश का ये तीसरा विश्वविद्यालय है। तो पूरे देश में मात्र 3 गो है, झारखंड में पहला है। आगे देख लीजिए, वर्तमान समय में इस विश्वविद्यालय का जो संचालन है वो आपका रांची स्थित ओल्ड जुडिशियल एकेडमी भवन यानी कि इस्कीपा कैंपस में किया जा रहा है। और इसके अस्थायी परिसर का जो निर्माण है वो आपका खूंटी जिला में जरदांग में 75 एकड़ जो है वो क्षेत्र में किया जा रहा है। मतलब कि देखिए, आपका क्या है कि झारखंड जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, इसका ना पूरा बिल्डिंग अभी तैयार नहीं हुआ है। तो इसका जो पढ़ाई लिखा है वो अभी आपका कहाँ पे किया जा रहा है, जो आपका श्री कृष्ण जो है ना, लोक श्री कृष्ण वाला जो है ना, मतलब कि इस्कीपा कैंपस, जहाँ पे आपका श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, आपका एक तरह से देखिए जेपीएससी पास कीजिए तो यहीं पे आपको ट्रेनिंग मिलेगा। ठीक ना। लोक श्री कृष्ण ऐसे करके कुछ नाम है इसका, हम नाम को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो यहीं पे जो है इसी कैंपस में अभी इसका जो है संचालन किया जा रहा है। ऐसा समझ लीजिए ना, कभी कभी आपके स्कूल में किसी तरह का कोई फंक्शन हो रहा हो या फिर किसी तरह का कोई काम चल रहा हो, तो ऐसे में 2 क्लास को एक ही में मर्ज कर दिया जाता है ताकि उस क्लास में काम हो सके। तो बस यही है कि अभी इसका जो है पूरा भवन निर्माण हो रहा है अभी खूंटी में, और वो भी क्लियर नहीं हुआ है, वो पूरा 75 एकड़ में बन रहा है। देन अभी इस्कीपा कैंपस में इसका भी पढ़ाई लिखाई जारी है। आगे देख लीजिए, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, ये भी रांची में है। इसके बारे में बताया जाता है कि यह जो संस्थान है वो रांची के नामकुम में है, ये आपका टुपुदाना रोड पे स्थित है। और इस संस्थान में नए भवन का जो शिलान्यास है वो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे उस समय आपके प्रणब मुखर्जी, इनके द्वारा किया गया था 2016 में। इसके अलावा झारखंड राज्य खुला, ये भी देख लीजिए, झारखंड राज्य खुला यूनिवर्सिटी यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, तो झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय ये भी रांची में है। तो बोला जाता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड राज्य में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु किया गया है। और यह संस्थान राज्य में पत्र व्यवहार यानी कि आपका कोरेस्पोंडेंस या फिर आपका कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, स्टडी सेंटर और मास मीडिया के द्वारा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, इन सभी का कोर्स जो आपका उपलब्ध कराता है ओपन यूनिवर्सिटी। और इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार जो है वो पूरे झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि जमशेदपुर में है। बोला जा रहा है कि यह देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय ये है, और ये पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। कौन? पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में। और ये देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय जो है वो आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थापित किया गया है। और देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला ये आपका जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय भाषा और आदिवासी समुदाय की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन करना और उन पर शोध करना, और आदिवासी समुदाय के छात्र छात्राओं को क्या करना, प्रोत्साहन करना, ये इनका मेन पर्पस था। और इस विश्वविद्यालय में आदिवासी समुदाय के साथ साथ अन्य सभी समुदाय के छात्र छात्राओं को भी पठन हेतु नामांकन यहाँ पे करा सकते हैं। और इस विश्वविद्यालय का जो क्षेत्राधिकार है वो आपका पूरे झारखंड राज्य में किया गया है। और आई होप यहाँ तक की जो बातें वो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये भी सेक्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक ना। ये भी सेक्शन आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा खेल कूद वाले सेक्शन में भी चले जाते हैं, और ये भी ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा।
और खेल कूद में आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो आपका फुटबॉल है। फुटबॉल में हम लोगों को कुछ कुछ खिलाड़ियों का नाम याद रखना पड़ेगा, जैसे कि अष्टम उरांव, ये गुमला के हैं। बोला जाता है कि झारखंड की प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और अष्टम उरांव उड़ीसा जो है वो फुटबॉल क्लब यानी कि उड़ीसा एफसी की ओर से ये खेलती है, ये लड़की है। और सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। सुबोध कुमार जो कि आपका सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में ये स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम का ये सदस्य भी रह चुके हैं। और सुबोध कुमार ने ईस्ट बंगाल और ओजोन एफसी क्लब का ये प्रतिनिधित्व भी किए हैं। इनके सम्मान पे है झारखंड रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। दीपक मंडल ये जो कि आपका नोवाम मुड़ी पश्चिमी सिंहभूम के रहने वाले हैं और ये भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य रहे और इनको 2010 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक ना। इसके अलावा इनको 2002 में प्लेयर ऑफ द ईयर भी दिया गया था। एक और है आपका सुमति ओरांव, ये आपका गुमला की रहने वाली है और ये भारतीय महिला जो है आपका फुटबॉल टीम इसकी ये प्रमुख सदस्य भी रही है। सुमिता कुमारी की बात की जाए तो ये इंडियन वुमेंस लीग में ये आपका गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब का ये हिस्सा रही है। आपका दुलार मरांडी ये भी आपका गुमला की रहने वाली है। तो बताया जा रहा है कि ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम की ये सदस्य भी रही है और ये सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत तथा इंडियन वुमेंस लीग में इन्होंने ये आपका एसएसबी वुमेंस फुटबॉल क्लब का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो ये आपका सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत भी है और साथ ही साथ ये इंडियन वुमेंस लीग में भी, और इंडियन वुमेंस जो लीग है इसमें ये एसएसबी वुमेंस फुटबॉल क्लब का ये प्रतिनिधित्व यानी कि उसका नेतृत्व भी किया था की थी, मतलब कि है ना। तो अधिकांश ये लड़की लोग ही है, लड़की लोग के बारे में आपको पढ़ना है फुटबॉल में, ज़्यादा नहीं है। बस आपका कितना नाम है तो 3 उधर 3 इधर, मतलब टोटल 6 नाम आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आपका ये फुटबॉल वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग पहले टेस्ट में हम लोग हॉकी देखे, दूसरे टेस्ट में हम लोग क्रिकेट देखे, तीसरे टेस्ट में हम लोग क्या देखे तो आपका फुटबॉल देख लिए। तो इस तरह से देखें तो हम लोग आज के ये जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर किए, एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा ही सा है। तो देखिए टेस्ट नंबर 3 का ये पहला पार्ट था। पहले पार्ट में हम लोग भाग ए जो कि आपका झारखंड का इतिहास है, जिसमें हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को कवर किए। उसके बाद भाग बी जो है वो आपका झारखंड का आंदोलन हम लोग पढ़े, जिसमें हम लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय विद्रोह से संबंधित जो भी व्यक्तित्व है इनके बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और बिरसा मुंडा और बुद्धू भगत के बारे में पढ़े। भाग सी में हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग झारखंड की सामाजिक स्थिति के अंतर्गत जनजातियों की युवागिरी और आपका गोत्र के बारे में पढ़े। भाग डी के अंतर्गत हम लोग लोक साहित्य को कवर किए, जिसमें हम लोग पारंपरिक एवं लोक नृत्य को पढ़े थे, जिसमें हम लोग छऊ नृत्य और आपका मुंडारी लोक नृत्य के बारे में पढ़े। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपका भाग एप के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में पढ़े, जो कि है झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय है उसको हम लोग पढ़े। उसके अलावा भाग जी में हम लोग खेल कूद वाला सेक्शन में हम लोग फुटबॉल को कवर किए। तो इस तरह से देखिएगा तो ये वाला जो है टॉपिक, इसमें हम लोग आज के पहले पार्ट में हम लोग ये 3-4 जो है वो भाग को हम लोग कंप्लीट किए हैं। इस तरह से आने वाले हम लोग जो है वो 4 जो क्लास में हम लोग पूरा टेस्ट नंबर 3 जो है वो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। तो आपको जो है वो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप वीडियो पे लगातार बने रहिए, इसको देखते रहिए और पढ़ने का कोशिश कीजिए। आप भी इसको याद करने की कोशिश कीजिए, आपको भी किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा आने वाली 14 JPSC से संबंधित, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आपका थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।